जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज का चैप्टर भारत के प्राचीन इतिहास में होगा मौर्य काल का सैन्य प्रशासन। अभी दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को मौर्य काल के बारे में पढ़ाया जा रहा है और मौर्य काल के बारे में आज का जो चैप्टर होगा वो होगा मौर्य काल का सैन्य प्रशासन। लेकिन दोस्तों, आज का चैप्टर मौर्य काल का सैन्य प्रशासन को हम लोग पढ़ें इससे पहले आइए कल का चैप्टर जो हमने आपको पढ़ाया था एक बार रिविजन कर देते हैं, फिर उसके बाद आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आइए कल के चैप्टर को एक बार रिविजन करते हैं, उसके बाद आज का चैप्टर मौर्य काल का सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था मौर्यकालीन प्रशासन, जिसमें केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमने आपको बताया था। और उसके बाद हमने आपको बताया था गुप्तचर के बारे में बताया था और दोस्तों उसके बाद राजस्व विभाग के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से दोस्तों कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, आइए आज उसका रिविजन करते हैं, फिर आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल का जो प्रश्न था, पहला प्रश्न बना था मौर्य काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी। ध्यान देंगे आप लोग प्रश्नों पर, मौर्य काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मौर्य काल में केंद्रीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? केंद्रीय व्यवस्था थी। फिर अगला प्रश्न बना था मौर्य काल के प्रशासनिक संरचना किस प्रकार थी, यानी मौर्य काल का जो प्रशासनिक संरचना थी वो किस प्रकार की थी। तो हमने आपको बताया था मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार से थी, जिसमें दोस्तों पहले केंद्रीय शासन था, उसके नीचे प्रांत होता था, उसके नीचे मंडल, उसके नीचे विषय या आहार और उसके नीचे ग्राम होता है। ऐसे कर सकते हैं, पहले ग्राम, उसके ऊपर विषय या आहार, कई ग्राम मिल करके विषय या आहार बनते थे। उसके बाद कई विषय मिल करके मंडल बनते थे, कई मंडल को मिला करके प्रांत बनाया जाता था और दोस्तों कई प्रांतों को मिला करके केंद्र बनाया जाता था, यानी केंद्रीय शासन बनता था। और दोस्तों जो केंद्रीय शासन था इसका प्रमुख राजा होता था। जो केंद्रीय शासन था इसका प्रमुख राजा होता था। जो प्रांत होता था इनके प्रमुख को कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार। और उसके अलावा आर्यपुत्र और राष्ट्रिक भी कहा जाता था। जो मंडल था दोस्तों, मंडल के प्रमुख को प्रादेशिक कहा जाता था और प्रतिष्ठा कहा जाता था। फिर जो विषय या आहार थे इनको, यानी इनके प्रमुख को आहारपति कहा जाता था या विषयपति कहा जाता था। और दोस्तों ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था राजा के कितने मुख्य मंत्री होते थे। दोस्तों राजा के जो मुख्य मंत्री होते थे वो पहले थे पुरोहित, दूसरा युवराज और तीसरा सेनापति होते थे। यानी राजा के तीन मुख्य मंत्री होते थे, पुरोहित, युवराज और सेनापति। फिर अगला प्रश्न बना था सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है। तो हमने आपको बताया था सप्तांग सिद्धांत का संबंध कौटिल्य से है। फिर अगला प्रश्न बना था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग थे और उनके नाम क्या थे। तो हमने आपको बताया था कौटिल्य के द्वारा बताया हुआ जो सप्तांग सिद्धांत था उसके 7 प्रकार थे, जिसमें सबसे पहला राजा था, दूसरा आमात, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना या दंड और सातवां मित्र था। मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रमुख अधिकारी कितने होते थे दोस्तों? अगला प्रश्न बना। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रमुख अधिकारी 18 होते थे। कितने अधिकारी होते थे? 18, जिनको तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता? तीर्थ। फिर अगला प्रश्न बना था 18 अधिकारियों जिन्हें तीर्थ कहा जाता था उनके मुख्य अधिकारियों के नाम बताएं। यानी दोस्तों जो 18 अधिकारी थे, तो 18 अधिकारियों में कुछ मुख्य अधिकारी थे, उनके नाम के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों जो 18 अधिकारी होते थे और जिन्हें तीर्थ कहा जाता था उनके मुख्य अधिकारियों में सबसे पहले मंत्री आते हैं। सबसे पहले मंत्री आते हैं और मंत्री का काम क्या था? ये इनका कार्य प्रधानमंत्री का होता था।
दूसरा पुरोहित आते हैं, इनका कार्य धर्माधिकारी। तीसरा युवराज था, दोस्तों युवराज राजा का उत्तराधिकारी ही होता था। चौथा समाहर्ता आते थे, ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। पांचवा सन्निधाता थे, ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। छठा प्रदेष्टा, जो कि फौजदारी मामले के मुख्य न्यायाधीश होते थे। सातवां व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे। फिर अगला प्रश्न आया था, मौर्य साम्राज्य के अध्यक्ष की संख्या कितनी होती थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अध्यक्ष की संख्या 27 थी। कितनी थी? 27 थी। और ये तीर्थ के अधीन कार्य करते थे, यानी जो तीर्थ थे अभी हमने आपको बताया ऊपर, उनके ये अधीन काम करते थे। कौन? अध्यक्ष। फिर अगला प्रश्न आया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 27 अध्यक्ष में मुख्य अध्यक्ष एवं उनके कार्य बताइए। तो दोस्तों 27 अध्यक्ष हमने आपको बताया था, लेकिन 27 को नहीं पढ़ना है, जो मुख्य अध्यक्ष उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों उसमें जो मुख्य अध्यक्ष थे वो पहले कौन थे? सीता अध्यक्ष। ये कृषि विभाग का कार्य देखते थे। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का कार्य देखते थे। दूसरा शुल्क अध्यक्ष, ये व्यापारिक कर के प्रधान थे। तीसरा लक्षणा अध्यक्ष, ये मुद्रा विभाग देखते थे। चौथा नव्या अध्यक्ष, ये जहाज को देखते थे, यानी जहाज विभाग को देखते थे। पांचवा मुद्रा अध्यक्ष, ये पासपोर्ट विभाग को देखते थे। फिर अगला प्रश्न आया था, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था और उनको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था और हर प्रांतों के प्रमुख को कुमार कहा जाता था, और ये राजा के परिवार से ही होते थे। कुमार राजा के ही परिवार से होते थे। फिर अगला प्रश्न बना, इन 5 प्रांत के नाम और उनकी राजधानी बताइए। तो दोस्तों ये जो 5 प्रांत थे उनमें पहला नाम था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। दूसरी थी दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। तीसरा अवंती राष्ट्र था, इसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। और चौथा प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पांचवा कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न आया था, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन कितने समितियां चलाती थीं? इसका उत्तर बना था, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां चलाती थीं। कितनी समितियां? 6 समितियां चलाती थीं। फिर अगला प्रश्न बना था, गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। क्या? गुण पुरुष कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? इसका उत्तर बना था, गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। ऐसे गुप्तचर जो एक जगह रहकर कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, उन्हें संस्था कहा जाता था। और ऐसे गुप्तचर जो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, यानी जाया करते थे और आया करते थे, उसे संचार कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे महामात्य सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्य सर्प कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न आया, आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व, यानी भूमि कर हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न आया, भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। पहले को सीता भूमि कहते थे, दूसरे को भाग कहते थे और तीसरे को अदेव मातृक कहते थे। ऐसी भूमि जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहते थे, और दोस्तों निजी भूमि को भाग कहते थे। और बिना वर्षा की अच्छी खेती जिस भूमि पर होती थी उसे अदेव मातृभूमि कहते थे, अदेव मातृक भूमि कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना, इस समय बिक्री कर कितना था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, इस समय बिक्री कर 10% था। और फिर अगला प्रश्न बना था, ध्यान देंगे, भूमि मापने वाले को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, भूमि मापने वाले को रज्जू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जू कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न आया, धार्मिक कर को क्या कहते थे?
तो दोस्तों धार्मिक कर को बलि कहते थे। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने आपको जिस चैप्टर को पढ़ाया, मौर्यकालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद हमने आपको बताया प्रांतीय प्रशासन, फिर बताया गुप्तचर, उसके बाद बताया राजस्व विभाग के बारे में। तो दोस्तों इनका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अब आइए दोस्तों आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में मौर्य काल का सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ना है। कल भी पढ़ा गया था मौर्य काल के सैन्य प्रशासन के बारे में, लेकिन कुछ प्रश्न पूरा नहीं हो पाए थे कल के चैप्टर में, जिसे आज हम लोग को पढ़ना होगा। तो दोस्तों आज सबसे पहले प्रश्न बन रहा है मौर्य काल के सैन्य प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? यानी मौर्य साम्राज्य में जब युद्ध होता था तो उस समय युद्ध क्षेत्र से जो सेना का नेतृत्व करता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। यानी जब लड़ाई होती थी दोस्तों उस समय जो सेना के नेतृत्व युद्ध क्षेत्र से रहकर करता था उसे नायक कहा जाता था। तो प्रश्न यही बन रहा है मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आप उत्तर लिखेंगे मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न आया, जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास कितने सैनिक थे? जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास कितने सैनिक थे? तो आप उत्तर देंगे जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख सैनिक थे। कितना सैनिक थे? 6 लाख। और किसके अनुसार? जस्टिन के अनुसार। दोस्तों जस्टिन ने बताया था कि मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख सैनिक थे और जिसमें 50,000 अश्वारोही थे यानी घुड़सवार थे। 6 लाख सैनिक थे जिसमें 50 लाख घुड़सवार थे और 9,000 दोस्तों ध्यान देंगे 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ हुआ करते थे। यानी जस्टिन कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पास टोटल सेना लगभग 6 लाख हुआ करती थी जिसमें 50,000 अश्वारोही यानी कि घुड़सवार थे दोस्तों और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ हुआ करते थे। तो दोस्तों प्रश्न आ रहा है कि जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास कितने सैनिक थे? तो आप उत्तर देंगे जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख सैनिक थे जिसमें 50,000 अश्वारोही यानी कि घुड़सवार, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। तो दोस्तों 2 प्रश्न क्लियर हो गया। मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आप उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। और अगला प्रश्न बना जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास कितने सैनिक थे? तो आप उत्तर देंगे जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख सैनिक थे जिसमें 50,000 अश्वारोही यानी घुड़सवार थे और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। फिर अगला प्रश्न बना जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को क्या कहा था? तो दोस्तों जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को लुटेरों का सेना कहा था। जस्टिन ने क्या बोला था मौर्य साम्राज्य की सेना को? कि दोस्तों ये लुटेरों का सेना है। मौर्य साम्राज्य की सेना को जस्टिन बोल रहा है कि ये लुटेरों का सेना है। तो दोस्तों प्रश्न यही बन रहा है कि जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को क्या कहा था? तो आप उत्तर देंगे जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को लुटेरों का सेना कहा था। फिर अगला प्रश्न बना मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए कितनी समितियां बनाई गई हैं? मेगास्थनी के अनुसार रख रखाव के लिए यानी कि जो सेना थी उसके रख रखाव के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 6 समितियां बनाई गई थी और हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा मेगास्थनीज कह रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य के पास सेना थी उनके रख रखाव के लिए 6 समितियां थीं और जिसमें हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। यानी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 6 × 5 = 30,
30 सदस्य हुए सेना के रख रखाव के लिए। तो दोस्तों यही प्रश्न बन रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए कितनी समितियां थीं। तो दोस्तों उत्तर होगा मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां थीं, जिसमें हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो यहाँ भी 2 प्रश्न हमने आपको बता दिया। जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को क्या कहा था, प्रश्न बनेगा, आप उत्तर देंगे जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को लुटेरों का सेना कहा था। फिर अगला प्रश्न बना मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए कितनी समितियां थीं। तो दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां थीं, और जिसमें हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न बना सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो इसका उत्तर बना सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सेनापति कहा जाता था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना जल सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जल सेना के प्रमुख को नवाध्यक्ष कहा जाता था। दोस्तों इस काल में नवाध्यक्ष यानी जो जल सेना थी उसकी बहुत बड़ा महत्ता थी, इसलिए यहाँ प्रश्न आ रहा है जल सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो आप उत्तर देंगे जल सेना के प्रमुख को नवाध्यक्ष कहा जाता था। यहाँ भी हमने आपको 2 प्रश्न बताया। मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियाँ बनाई गई थीं, और हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे, और सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को सेनापति कहा जाता था, और जल सेना के प्रमुख को नवाध्यक्ष कहा जाता था। फिर आगे हम बढ़ते हैं और आता है न्याय प्रशासन। देखिए दोस्तों राजा बैठे हुए हैं और सारे वहाँ के अधिकारी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर एक न्याय का पिक्चर लगाए हुए हैं हम कि किस तरह से राजा बैठा हुआ है और सामने और लोग बैठे हुए हैं। एक दृश्य लगाए हम न्याय प्रशासन का। तो दोस्तों आइए अब हम न्याय प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो न्याय प्रशासन में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका उत्तर है न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्माधिकारी। प्रश्न आएगा न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, उत्तर देंगे न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का हेड कौन होता था। ध्यान देंगे अभी अपने यहाँ भी यही व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का हेड कौन होता था, यानी जो सबसे बड़ा न्यायालय होता था उससे ऊपर कोई और न्यायालय नहीं होता था, उसका हेड कौन होता था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है वहाँ राजतंत्र है, तो राजतंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय का हेड कौन होगा, राजा ही होगा। तो उत्तर बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का हेड राजा होता था। 2 प्रश्न बना न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, आप उत्तर देंगे न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना सर्वोच्च न्यायालय का हेड कौन होता था, आप उत्तर देंगे सर्वोच्च न्यायालय का हेड राजा होता था। फिर अगला प्रश्न बना कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया था। मैंने आपको पहले भी कौटिल्य के बारे में बताया था। ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों ये इकोनॉमी की पुस्तक नहीं थी, यह राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक थी। तो वही उसी कौटिल्य के बारे में पूछा जा रहा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्याय के बारे में बताया था। कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया था, 2 प्रकार के न्याय के बारे में बताया था। पहला दीवानी और दूसरा फौजदारी। ध्यान दीजिए आज भी हमारे यहाँ कोर्ट में दीवानी न्यायालय होती है और फौजदारी होती है। ठीक उसी तरह से कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्याय के बारे में बताया था उसमें भी 2 प्रकार का न्याय के बारे में जो बताया उसमें पहले था दीवानी, दूसरा था फौजदारी। दीवानी को धर्म अस्थायी कहा जाता था। दीवानी को क्या कहा जाता था, धर्म अस्थायी कहा जाता था। और फौजदारी को कंटक शोधन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कंटक शोधन। दीवानी न्यायालय को धर्म अस्थायी कहा जाता था और फौजदारी को कंटक शोधन कहा जाता था।
इस प्रकार दोस्तों हमने आपको बताया न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था, सर्वोच्च न्यायालय का हेड राजा होता था, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्याय की बात किया। पहला दीवानी, जिसे धर्म स्थायी कहा जाता था, दूसरा फौजदारी, जिसे कंटक शोधक भी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, दीवानी न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था। अब समझिएगा, अभी यहाँ आपने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय का हेड कौन होता था, या प्रधान कर सकते हैं, प्रधान मतलब हेड। तो सर्वोच्च न्यायालय का हेड कौन होता था, तो उत्तर बना था सर्वोच्च न्यायालय का हेड राजा होता था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो दो प्रकार के न्यायालय थे, जिसमें दीवानी था और दूसरा फौजदारी, तो दीवानी न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो इसका उत्तर बना दीवानी न्यायालय के प्रधान को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवानी न्यायालय के प्रधान को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, दीवानी न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था। आप उत्तर देंगे दीवानी न्यायालय के प्रधान को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना कि कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को प्रतिष्ठा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रतिष्ठा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा दीवानी न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था। आप उत्तर देंगे दीवानी न्यायालय के प्रधान को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। और अगला प्रश्न आएगा कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो आप उत्तर देंगे कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को प्रतिष्ठा कहा जाता था। फिर दोस्तों आता है सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों सामाजिक व्यवस्था का सबसे पहला प्रश्न बना कि मौर्य काल में महिलाओं को कौन सा अधिकार दिया गया था। ध्यान देंगे, किसी भी समाज में अगर किसी की सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपका आकलन करना है, आपको आकलन करना है, तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या है उनके बारे में आप जान जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होती थी, यानी कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था ठीक थी या नहीं थी। केवल समझ जाइए विशेष तौर पे कि महिलाओं की स्थिति उस समय की व्यवस्था में कैसी हुआ करती थी, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले प्रश्न बना मौर्य काल में महिलाओं को कौन सा अधिकार दिया गया था। तो ध्यान से समझेंगे, मौर्य काल में महिलाओं को निम्न अधिकार दिए गए थे। पहला शिक्षा का अधिकार। अब समझिए, अगर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है तो समझिए कि वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था थी अच्छी थी। कैसी थी, अच्छी थी। दोस्तों आज के टाइम में भी बहुत जगह लोग महिला के पढ़ने पे प्रतिबंध लगाते हैं कि हमारी घर की बहू बेटी पढ़ने नहीं जाएंगी, लेकिन उस समय जो था समाज, उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया था। यानी वहाँ का समाज, उस समय का समाज चाहता था कि महिला को शिक्षा दिया जाए और वो आगे बढ़े। और दोस्तों अगला है पुनः विवाह का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, पुनः विवाह का अधिकार उस समय की महिलाओं को हुआ करता था। जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी हुई और दोस्तों और उनके पति का देहांत हो गया, तो होता क्या है कि समाज में कुरीतियाँ होती हैं कि दोबारा शादी करने के लिए लोग मना करते थे, लेकिन वहाँ पर पुनः विवाह का अधिकार था। पुनः विवाह का मतलब एक बार विवाह हो चुका है, लेकिन कोई ऐसी घटना घट गई और वो औरत विधवा हो जाती है, तो औरत वह पुनः विवाह कर सकती थी। इस प्रकार पुनः विवाह का अधिकार था उस समय के शासन काल में, सामाजिक व्यवस्था में। और दोस्तों अगला है नियोग प्रथा का अधिकार भी दिया गया था। नियोग प्रथा का भी अधिकार दिया गया था। यानी कि मौर्य काल में महिलाओं को कौन सा अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों शिक्षा का भी अधिकार मिला था, पुनः विवाह का भी अधिकार मिला था और नियोग प्रथा का भी अधिकार दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय था उस समय। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। वेश्याओं के लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। किस शब्द का, गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता। तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था। आप उत्तर देंगे शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। फिर अगला प्रश्न आया वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप उत्तर देंगे वेश्याओं के लिए
गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, रूपाजीवी वेश्या किसे कहते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऐसी वेश्या जो अपने जीवन यापन के लिए रूप का सहारा लेती थी, उसे रूपाजीवी वेश्या कहते थे। यानी ऐसी वेश्या जो अपने जीवन यापन करने के लिए यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए अपने रूप का सहारा लेती थी, सौंदर्य का सहारा लेती थी। तो दोस्तों ऐसे वेश्या को क्या कहते थे? रूपाजीवी वेश्या कहते थे। वेश्या से संबंधित दो प्रश्न बना, वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे वेश्याओं के लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर इसी संबंधित प्रश्न बना, रूपाजीवी वेश्या किसे कहते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना ऐसी वेश्या जो अपने जीवन यापन करने के लिए रूप का सहारा लेती थी, यानी अपने सौंदर्य का सहारा लेती थी, उन्हें रूपाजीवी वेश्या कहते थे। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। इस प्रकार मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था दोस्तों। दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया सामाजिक व्यवस्था में कि मौर्य काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे मौर्य काल में महिलाओं को निम्न अधिकार दिए गए थे। पहला शिक्षा का अधिकार दिया गया था, दूसरा पुनः विवाह का अधिकार दिया गया था और दोस्तों नियोग प्रथा का भी अधिकार दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? आप उत्तर देंगे शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न बना, वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे वेश्याओं के लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था इसी से संबंधित कि रूपाजीवी वेश्या किसे कहते थे? आप उत्तर देंगे रूपाजीवी वेश्या को अपने जीवन यापन करने के लिए रूप का सहारा लेती थी, उसे रूपाजीवी वेश्या कहते थे। और अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको आज के चैप्टर के प्रश्न को हल कराया। आइए एक बार इस प्रश्न को एक बार दोहराते हैं, यानी कि रिवीजिंग करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में जो मौर्य काल का सैन्य प्रशासन था, इसमें जो प्रश्न बना था, सबसे पहले प्रश्न बना था मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो हमने आपको बताया मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास कितने सैनिक थे? तो हमने आपको बताया जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख सैनिक थे। कितने? 6 लाख, जिसमें 50,000 अश्वारोही यानी घुड़सवार थे, 9,000 हाथी हुआ करते थे और दोस्तों 8,000 रथ थे। फिर हमने आपको बताया कि फिर अगला प्रश्न आया जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को क्या कहा था? तो इसका उत्तर बना था जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को लुटेरों का सेना कहा था। किसका सेना? लुटेरों का सेना कहा था। किसने? जस्टिन ने। फिर अगला प्रश्न बना था मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए कितनी समितियां थीं? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां थीं। कितनी समितियां? 6 समितियां, और जिसमें हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 5-5 सदस्य हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न बना था सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेनापति कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना जल सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर बना था जल सेना के प्रमुख को नवाध्यक्ष कहा जाता था।
क्या, नवाध्यक्ष। फिर दोस्तों अगला प्रश्न आया न्याय प्रशासन से संबंधित कि न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। हमने आपको बताया था न्यायाधीश को धर्माधिकारी क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्माधिकारी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना सर्वोच्च न्यायालय का हेड कौन होता था। तो हमने आपको बताया था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का हेड राजा होता था। हर चीज़ का हेड तो राजा ही होता था उस समय, तो चूंकि न्यायालय की बात है तो राजा ही हेड होगा, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का हेड राजा होता था। फिर अगला प्रश्न बना था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया। तो दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्याय के बारे में बताया। पहला दीवानी, दूसरा फौजदारी। दीवानी को जिसे धर्म अस्थायी भी कहा जाता था और फौजदारी को कंटक शोधन कहा जाता था। फौजदारी को कंटक शोधन कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना दीवानी न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों हमने आपको बताया था दीवानी न्यायालय को प्रधान को धर्मस्थ या व्यवहारी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को प्रतिष्ठा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रतिष्ठा कहा जाता था। फिर मैंने आपको आगे बताया मौर्य काल में महिलाओं को कौन सा अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों मौर्य काल में महिलाओं को निम्न प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसमें पहला अधिकार था शिक्षा का अधिकार, दूसरा पुनः विवाह का अधिकार और तीसरा नियोग प्रथा का अधिकार दिया गया था। फिर अगला प्रश्न आया था शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था। तो दोस्तों शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। और अगला प्रश्न बना था वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वेश्याओं के लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का, गणिका शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना था रूपाजीवी वेश्या किसे कहते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था ऐसी वेश्या जो अपने जीवन यापन के लिए, ध्यान दीजिएगा, जीवन यापन के लिए अपने रूप का सहारा लेती थी, यानी सौंदर्य का सहारा लेती थी, उसे रूपाजीवी वेश्या कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक, सातवां सभासद। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको आज के चैप्टर में बताया कि मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। और जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख सैनिक थे, जिसमें 50,000 अश्वारोही यानी घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ हुआ करते थे। और दोस्तों आगे मैंने बताया कि जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य की सेना को लुटेरों का सेना कहा था। फिर मैंने आपको बताया कि मेगास्थनीज के अनुसार सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां बनाई गई थी और दोस्तों हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। फिर मैंने आपको बताया सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को सेनापति कहा जाता था और जल सेना के प्रमुख को नवाध्यक्ष कहा जाता था। फिर मैंने दोस्तों आपको बताया न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था और सर्वोच्च न्यायालय का हेड राजा होता था। फिर आगे हमने आपको बताया कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्याय के बारे में बात की थी। पहला दीवानी जिसे धर्म अस्थायी भी कहा जाता था, दूसरा फौजदारी जिसे कंटक शोधन कहा जाता था। फिर हमने आपको बताया दीवानी न्यायालय के प्रधान को धर्मस्थ या व्यवहारी भी कहा जाता था और कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को प्रतिष्ठा कहा जाता था। फिर दोस्तों आगे हमने आपको बताया मौर्य काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला था, पुनः विवाह का अधिकार मिला था एवं नियोग प्रथा का अधिकार दिया गया था। और दोस्तों शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला हुआ करता था और वेश्याओं के लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया गया। और दोस्तों ऐसी वेश्या जो अपने जीवन यापन के लिए रूप का सहारा लेती थी उसे रूपाजीवी वेश्या कहा जाता था। और दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। तो दोस्तों इस प्रकार आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फिर कहूँगा दोस्तों मन लगा के पढ़िए, दिल से पढ़िए,
भविष्य का चिंता नहीं करना है, और कहूँगा भविष्य का चिंता नहीं करना है दोस्तों। और फिर कहूँगा, हर बार कहूँगा, 100% में 80% ध्यान दीजिए पढ़ने पे, याद करने पर, समझने पर, लेकिन 20% रिवीजिंग करना मस्ट है। तो दोस्तों एक बात और कहूँगा कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों और भी लोगों से सब्सक्राइब कराइए, कमेंट कराइए, और दोस्तों पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, और आगे चल कर के सक्सेस होइए, जीवन को सफल बनाइए। यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।